सुप्रभात बच्चों। कक्षा 7वीं में हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 2 दादी माँ कहानी, जो शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा रचित कहानी है। दादी माँ कहानी में हम लोग पहले पार्ट में कुछ अंश कहानी के पढ़ चुके हैं। कहाँ तक पढ़े थे कि किस तरह से लेखक को बुखार, पहले हमेशा बुखार चढ़ते थे तो आराम से बुखार उतर जाता था, लेकिन दूसरी बार जब इस बार जो लेखक को बुखार हुआ तो वो तो बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था और रजाई पे रजाई लेखक ओढ़े जा रहे थे। और बुखार कब उतरता है तो रात के 12 बजे के बाद लेखक का बुखार उतरता है। तो यहाँ तक हम लोग कहानी पढ़ चुके थे। अब आगे शेष कहानी पढ़ेंगे और शेष कहानी को पढ़ने के पहले हम लोग जो भी उस कहानी के कठिन शब्द है उसको रेखांकित करके उसके अर्थ को जानेंगे। तो देखेंगे हमारा शेष कहानी का कठिन शब्द है स्नेह सने, जिसका अर्थ होता है प्रेम से भरे। सदा यानी तुरंत, शीतलता यानी ठंडक, अदृश्य जो दिखाई न दे, अनुमान करना अंदाजा लगाना, हांडी मिट्टी का बर्तन, सरसाम एक प्रकार का बुखार, किस्म यानी प्रकार, विसूचिका यानी हैजा, लवंग यानी लौंग, तिताई यानी तीखापन, उत्साह यानी जोश, आनंद यानी खुशी, कार प्रयोजन यानी काम धंधा, अनुपस्थिति गैर हाजिरी, विलंब यानी देर करना या देर, निकसार यानी निकास की जगह या निकलने का रास्ता, बिगड़ना यानी क्रोध करना, डुबकी छिपी हुई, सूद यानी मैं शुद्ध यानी ब्याज, नाक रगड़ना खुशामद करना, पाई पैसा, निस्तार निपटारा या उद्धार, अप्रिय जो अच्छा न लगे, प्रसंग यानी पूर्वांश, गरज यानी उद्देश्य, विह्वल यानी बेचैन, उरीन यानी ऋण मुक्त, हंसाई यानी हंसी मजाक बनाना, अभिनय यानी नाटक, पुत्रोत्पत्ति यानी पुत्र का जन्म, पाठ यानी चरित्र, दालान यानी बैठक, आपत्ति यानी विरोध और बिगड़ना यानी नाराज होना। तो आज हम लोग यहीं तक कठिन शब्द को रेखांकित करके उसके अर्थ को जानते हैं, क्योंकि कहानी आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। उसके बाद जो शेष कहानी बचेगा उसको तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे, तब शेष कहानी के अर्थ को, कठिन शब्द के अर्थ को जानेंगे। तो देखेंगे कहानी में यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे कि लेखक किस तरह से, इस बार लेखक को जो बुखार आता है तो और समय की तरह बुखार नहीं रहता बल्कि कुछ हटके था, क्योंकि इस बार रजाई पे रजाई लेखक ओढ़े जा रहे हैं लेकिन बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था और रात के 12 बजे जाकर लेखक का बुखार उतरता है। उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। दिन में लेखक कहते हैं कि दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में। लेखक कहते हैं मैं चादर लपेट के सोया था तभी दादी माँ आई और उसी झाग भरे जल में लगता है नहा कर आई थी। पतले दुबले स्नेह सने, प्रेम में स्नेह में सनी हुई, शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन यानी किनारे, साड़ी सफ़ेद साड़ी पर किनारीहीन, किनारी नहीं था, धोती सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सदा सदा टपके हुए जल की शीतलता, है ना। क्या है लेखक किस तरह का बताते हैं अपने दादी माँ का, सफ़ेद बाल सन की तरह बिल्कुल, और बिना किनारा वाला साड़ी पहनकर सदा यानी तुरंत तुरंत नहाकर आई हुई थी, शीतलता से ठंडापन सा लग रहा था। आते ही उन्होंने वो सर पेट छुए, क्या कहते हैं लेखक कि आते ही उन्होंने लेखक के पेट और सर को छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। लेखक कहते हैं कि जब भी वो बीमार पड़ते तो तरह तरह के से वो उन्हें ठीक करने का उपाय करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती।
दादी माँ को गंवई गांव की पचासों किस्म की दवाओं के नाम याद थे। दादी माँ को गांव के पचासों प्रकार के दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम। क्या होता था? हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, एक तरह का सरसाम बुखार का किस्म है, प्रकार है, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। कहीं भी गांव में कोई बीमार पड़ता है और वहाँ जाना, उसका भी पेट छूना, माथा छूना, और मलेरिया से लेके सारी बीमारी का अनुमान लगा लेती। महामारी और विसूचिका के दिनों में, विसूचिका यानी हैजा के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग यानी लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, साफ सफाई कोई उनसे सीख ले। सारे साफ सफाई पर ध्यान देना उनका काम होता था। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। अगर साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता तो वो पागलों की तरह चिल्लाती और बोलती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। लेखक कहते हैं आज भी बुखार होता है, डॉक्टर भी आते हैं, मेष महाराज जो खाना बनाने वाला रसोइया है खाने भी बना के देता है, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी भी देखते हैं, और दवा की कड़वाहट के कारण, तिताई के कारण बुखार पहले ही भाग जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेखक कहते हैं पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं करता, क्योंकि अब उनका देखभाल करने के लिए उनकी दादी माँ जो नहीं है। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दादी किशन भैया जो लेखक के बड़े भैया थे, उनकी शादी ठीक होती है। अब तो दादी माँ का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, दिन भर गायब रहती, सारा घर सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मान, नकार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को यो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं है। जब भी कोई बगल पड़ोस से आता तो कहती, तो दादी माँ को बुलावा दिया जाता तो दादी माँ आती और यही कहती कि हाँ, बुरा नहीं मानना, घर में कार्य प्रयोजन अनेक तरह के शादी ब्याह के से संबंधित कार्य पड़े हुए हैं, जिसको करने वाला कोई नहीं है, अगर नहीं देखे तो काम बिगड़ जाते हैं। पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। लेखक कहते हैं उसी दिन की बात है, उसी समय की बात है कि बाहर से वो लौटे तो निकलने के रास्ते में दादी माँ, बाहर में, घर के बाहर में निकलने का जो रास्ता था, वहीं पर दादी माँ किसी पर बड़ी जोर से बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, क्या कहती हैं दादी माँ उससे, ऐसा तो न होगा धन्नो, रुपये मैं सूद के आज दे दे, कि रुपये जो सूद पर तुमने लिए थे, ब्याज पे लिए थे, आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, तुम्हारे आंख में तो जरा भी शर्म नहीं है। मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, जब पैसा का जरूरत पड़ा तो आकर नाक रगड़ कर, माफ़ी मांग कर, नाक रगड़ कर पैसा मांग कर ले गई। किसी ने एक पाई भी न दी। तुम्हें इतना नाक रगड़ने के बावजूद तुम्हें कोई एक पैसा नहीं दिया। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? उस समय तो किसी ने तुझे पैसा नहीं दिया, और आज जब पैसा देने की बारी आई, लौटाने की बारी आई, तो फसल कटेगा तो दूंगी, फसल कटने पर दूंगी। तो क्या फसल तो कट गई, अब दूसरी बार फसल कटेगी तो दूंगी। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। रामी की चाची दादी माँ के पैर को आंचल से पकड़ के छूती हुई बोलती है बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। कहती हैं रामी की चाची, अगर आप दया नहीं करेंगी तो उसका उद्धार कैसे होगा, निस्तार कैसे होगा, यानी उसका उद्धार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। दादी माँ उसे हट हट के आवाज़ में हटाती हुई पीछे हट जाती है। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। लेखक कहते हैं कि मैं इस प्रसंग को, इस बात को हटाने के लिए कहा, जाने दो दादी, गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी।
कहते हैं लेखक कि दादी, इस बात को हटाने के लिए उन्होंने दादी को कहा, छोड़ दो दादी, ये दे देगी जब पैसा होगा तो, चल चल। चला है समझाने, दादी कहती हैं लेखक को, बड़ा आया समझाने के लिए, चल हट। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए। लेखक कहते हैं मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। लेखक कहते हैं इस बात को बीते हुए बहुत दिन बीत गए। अचानक लेखक को रामी की चाची रास्ते में मिल जाती है, तो वो दादी को बड़ा आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विह्वल होकर, उसने भावुक होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, मैं ऋण मुक्त हो गई। उरीन यानी ऋण मुक्त होना। मैं ऋण मुक्त हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का, यानी तुम्हारी दादी का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया। कहती है रामी की चाची लेखक से कि कल ही आई थी, यानी कल ही तुम्हारी दादी आई थी, पीछे का जो भी पैसा बकाया था वो उन्होंने माफ़ कर दिया। ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10 5 के लिए हंसाई न हो। देव देवता है बेटा, देवता। कहती हैं दादी माँ कहती हैं, रामी की चाची बताती है कि वह कल ही आई और पहले के पैसे को माफ़ करके 10 रुपया और देकर गई और बोली कि मेरा बेटा तो देवता है। उस रोज़ तो बहू डांट रही थी। मैंने पूछा, लेखक कहते हैं कि उस दिन तो दादी मेरी तुम्हें बहुत डांट रही थी। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो क्या लाभ। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4 5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। जब लड़के की शादी होती है उस दिन बारात जाने के बाद औरतें औरतें महिलाएं जो हैं वह सारे पार्ट, यानी मर्दों का भी चरित्र का भूमिका निभाती हैं, और शादी से लेके संतान उत्पत्ति तक के सारे पात्र को वो निभाती हैं और करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। लेखक कहते हैं वे बीमार थे, इस कारण वह भाई के बारात में नहीं जा सके। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतें ने उस पर आपत्ति की। मेरे भाई जो थे लेखक के, वो भी देर से आए थे, तो वो भी बारात में नहीं जा सके थे, दालान में सोए हुए थे। औरतें ने अपना आपत्ति विरोध जताई कि यहाँ मर्द को नहीं सोना है, क्योंकि वे लोग अपना अभिनय कर रही थी। दादी माँ बिगड़ी। दादी माँ गुस्सा करने लगी। लड़के से क्या पर्दा, लड़कों से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। और वे सारी औरतों को चुप करा दी। तो दूसरे पार्ट में आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। शेष कहानी को तीसरे पार्ट में हम लोग ख़त्म करेंगे।